बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। मौसम के साथ बदलना सीखो। कृषि दर्शन के माध्यम से खेती करना सीखिए। कम समय और कम लागत में अच्छी फसलों को कैसे उपजाना है, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं MIDH योजना से लाभ। राज्य के पशुपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत गौपालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए अनुदान पर विभिन्न अवयवों की स्थापना कर सकते हैं। इसमें हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी, मशरूम उत्पादन इकाई, मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई, मशरूम के लिए कंपोस्ट इकाई, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के लिए तकनीक का प्रचार प्रसार, फसल उपरांत समेकित प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज निर्माण और विपणन ढांचे की स्थापना शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान रांची के कृषि भवन स्थित झारखंड राज्य बागवानी मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के पशुपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत देसी और संकर दोनों नस्लों का गौपालन कर सकते हैं। संकर नस्ल में जर्सी और देसी नस्ल में साहिवाल, रेड सिंधी या थार पारकर गौपालन के लिए अनुदान ले सकते हैं। इसमें 2 दुधारू गौपालन के लिए महिला लाभुक और 10 दुधारू गौपालन के लिए अनुसूचित जाति के लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसके अलावे चारा कटर मशीन, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, काउ मैट और डीप बोरिंग की सुविधा भी अनुदान पर ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, झारखंड में मोटे अनाजों में रागी यानी मड़ुआ की बहुत अच्छी खेती होती है। राज्य की मिट्टी और मौसम मड़ुआ की खेती के लिए उपयुक्त है। आप मड़ुआ की खेती से अधिकाधिक लाभ लेने के लिए झारखंड के अनुकूल अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। इससे आपको अच्छी तथा गुणवत्ता युक्त उपज मिलेगी और ज्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, मड़ुआ की खेती के लिए टाड़ खेत का चुनाव करें। चूंकि 15 जून के बाद से बिचड़ा के लिए बीज गिराने का समय और मध्य जुलाई से बिचड़ा रोपने का समय शुरू होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मई महीने से ही या पहली बारिश होते ही खेत की तैयारी शुरू कर दें। 3 से 4 बार खेत की जुताई करके पाटा चला दें। इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतारों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद A404, बिरसा मड़ुआ 1 या बिरसा मड़ुआ 2 लगाएं। कुंदली और मड़ुआ और ज्वार को अधिक से अधिक लगाएं अपने खेतों में किसान भाई। और इनके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में काफ़ी काम चल रहा है और बहुत सारे किस्में विकसित की गई है इन फसलों में, खासकर मड़ुआ में A404। इसके अलावा बिरसा मड़ुआ 1, 2 इस तरह का जो किस्में हैं बहुत ही उन्नतशील किस्में हैं। ये 15 से लेके 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इनकी उपज हम लोग देखते हैं। राज्य के जो किसान मिर्च की आगाद खेती करना चाहते हैं वे मई महीने से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं।
इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। अभी कई ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती का काम चल रहा है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक कीट और फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीट की रोकथाम के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोगार्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, साथ ही साथ नीति, तकनीक और उपकरण के बारे में जाना। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं।
पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई बहन, आज हम बातें करेंगे पशुओं के आवास व उसके रहन सहन के प्रबंधन के बारे में। मौसम के अनुसार पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए और उसकी साफ सफाई हमें कैसे करनी है, इसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पशुओं का आहार हम कैसे दें। जी हाँ, मौसम के अनुसार पशुओं को किस तरह का आहार देना है जिससे उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, तो बिना देर के चलिए हम सीधा चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पशुधन हमारे घर आंगन की शोभा है। हम पशुधन सिर्फ कमाई के लिए रखते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, तापमान में वृद्धि हो रही है और कई तरह की परेशानियां हो सकती है। इस समय आप आवास का प्रबंधन किस तरह से करें या खान पान की व्यवस्था किस तरह से करें, ये जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। डॉक्टर आलोक कुमार पांडे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं, अभी गर्मी का मौसम धीरे धीरे बहुत गर्मी बढ़ रही है, तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है और अभी अप्रैल का महीना का शुरुआत ही है। ऐसे में किसान भाइयों को बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि आवास का प्रबंधन जो हम करें किस तरह के, क्योंकि गर्मी के में ठंडे के मौसम में जो आवास प्रबंधन था और अब जो आवास प्रबंधन है, कितना अंतर होना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हमारे किसान भाई, आप लोग गर्मी के जिस तरह से बढ़ रहा है, हम लोगों को परेशानी हो रही है, मनुष्य को परेशानी हो रही है, उसी बात ही पशुओं को भी परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने निश्चित रूप से जो आप जानवर रखते हैं तो उनके लिए शेड का प्रबंधन करते हैं और शेड आपने बना के रखा हुआ है। वो अगर शेड में जगह उनको सफिशिएंट नहीं मिलेगा तब दिक्कत होगी। हमारे बड़े जानवर जो हैं उनको कम से कम 60 से 70 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होता है। अगर बहुत नज़दीक रखेंगे तब अभी गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उनको सफिशिएंट जगह, उनको प्रचुर मात्रा जगह चाहिए जहाँ पर कि वो आराम से अपना रह सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस घर में रखते हैं उस घर में आप शेड जो आप निर्माण करते हैं उसकी हाइट बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत कम हाइट पर बना देते हैं तब फिर वो गर्मी का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाइट जो है बीच में कम से कम 10 फीट का वो आपको ऊंचाई निश्चित रूप से रखना चाहिए। कम से कम 10 फीट का दूरी ऊंचाई होनी चाहिए। और आपने जो अगर घर में एस्बेस्टस से डाला हुआ है तो एस्बेस्टस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अचानक उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप जो बढ़ जाता है। तो आप उसमें जो शेड बनाए हुए हैं उसमें एस्बेस्टस पर अभी के दिनों में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, हम लोग उस पर पुआल का एक लेयर बना दें और उसको ऊपर में लगा दें, उससे कुछ कम होगा। दूसरा नहीं तो आप एस्बेस्टस के सीट पर अगर उजले रंग से ठीक से पेंट करवा दें तो उससे भी जो धूप है वो परावर्तित होकर हट जाता है। लेकिन शेड के निर्माण अगर हम करें उसमें वो हमने देखा अभी यहाँ पर कि बिचाली और पुआल को हम ऊपर में डाल दें, एक लेयर बना के कम से कम 3 इंच 4 इंच का, उसको हम ये कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि घर के अंदर में एकदम बंद रहेगा तभी भी दिक्कत है, तो आपने खिड़की बना के रखा हुआ है।
लेकिन जो आपने खिड़की बना के रखा हुआ है उस खिड़की से गर्मी आती है, तो आप उसमें निश्चित रूप से टाट वगैरह लगाते हैं, बोरे का टाट जो आता है उसको आप लगा दें और उसका हमेशा पानी का छिड़काव करते रहें। तो अपने घर में हम लोग निश्चित रूप से पंखा लगाते हैं, जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप जानवर के लिए पंखा नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए। एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा कि गर्मी जो अंदर में है उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। तो ये अगर संभव है तो उसको आप ज़रूर कीजिए। और जो जानवर हैं उनको आप निश्चित रूप से 2 से 3 बार नहलाइए। दुधारू पशु खास करके हैं तो उनको 3 बार कोशिश कीजिए कि नहलाया जाए, क्योंकि नहलाने से काफ़ी उनको राहत मिलती है। और निश्चित रूप से नहलाने वाला काम करना है, क्योंकि अगर आप गर्मी से उनको बचाएंगे तो उनका आप प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि गर्मी में प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। आपकी 8 लीटर दूध देने वाली गाय थी, अब पता लग रहा है कि 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही है। तो इसका मूल कारण क्या होता है? जो मतलब रख रखाव में जो दिक्कत होती है उसकी वजह से इस तरह की परेशानी होती है? गर्मी की वजह से भी? गर्मी की वजह से हमने कहा कि गर्मी की वजह से उत्पादन में कमी आती है। तो हमारे किसान भाइयों को ये जरूरी है कि उसको गर्मी को कैसे कम करें। आपने घर के आसपास में छायादार पेड़ लगा के रखते हैं तो सबसे बढ़िया है, उससे बहुत ही राहत आपको ये रहता है। दूध हमने देखा है कि दूध उत्पादन में जरा भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर भी आप एकदम खुले में रखे हुए हैं, आपने कोई पेड़ वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो वहाँ भी आपको जो टेम्परेचर बढ़ने के चलते उत्पादन में कमी हो जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम रोकना चाहेंगे, 2 तरह के किसान हैं। बहुत सारे किसान हैं जो व्यावसायिक तौर पर पालन कर रहे हैं पशुओं का, खासकर दुधारू पशुओं का, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो पशुओं को रखते हैं अपनी तरह से। तो जो बड़े स्तर पर है, कई जगह पर हमने देखा है कि एसी वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं, कूलर वगैरह की व्यवस्था है। कितना लाभदायक होता है वो उत्पादन के? बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। लेकिन वही हमने कहा कि हमारे पास बहुत बड़े इस तरह के किसान बहुत कम हैं। तो हमने जो आपको बताया कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान हैं वो एयर कूलर अपने घर के लिए, अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने घर में पंखा लगवाते हैं, हमने कहा कि आप पंखा संभव है तो पंखा लगवा लीजिए। अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम एक एग्जॉस्ट फैन, उससे क्या है कि गर्मी बाहर निकल जाता है, तो कुछ जो राहत मिलती है। और जो हमारे छोटे किसान हैं वो निश्चित रूप से जो अपना शेड बनाते हैं उसके आसपास में आप पेड़ लगा के रखें। पेड़ लगाने से, छायादार पेड़ लगाने से बहुत ही राहत मिलती है, दूध उत्पादन में कमी नहीं देखने को मिलती है। ये खास करके जो उनके रखने का तरीका, जो कि आवास का जो व्यवस्था है, वो आवास में आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से गर्मी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपने खिड़की वगैरह अगर बनाया हुआ है तो निश्चित रूप से आपने बनाया हुआ है, आप उसको टाट में लगा दें। टाट लगा के उस पर अगर पानी का छिड़काव कर दें तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वो अपने पशुओं को चरने के लिए बाहर छोड़ते हैं। किस समय छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लू का प्रकोप हो सकता है, तो क्या समय होना चाहिए उसके? बिल्कुल, ये एकदम जरूरी चीज़ है। हमारे ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो जो कुछ तो आहार अपने घर में देते हैं और कुछ के लिए वो चरने के लिए भेजते हैं। हम जो जाड़े के दिन में भेजते थे, आप 10 बजे लेके निकलते थे, 3 बजे लेके आते थे। लेकिन आज के दिन में अगर आप 10 बजे लेके जाइएगा और 3 बजे लेके आइएगा तो निश्चित रूप से जानवर जो है वो लू के प्रकोप में पड़ जाएगा। तो सबसे बढ़िया समय है कि आप उनको सुबह सुबह लेके निकल जाइए। दूध वगैरह दुहने के बाद उसको 7 साढ़े 7 बजे तक लेके निकल जाइए और 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ जाइए। ये आपको एकदम ध्यान देखना है। फिर शाम के समय में आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए शाम के समय में आप 1-1.5 घंटे जा सकते हैं। लेकिन चराने के लिए कभी भी दोपहर के समय में आप मत ले जाइए। 10 साढ़े 10 से लेके 3-4 बजे तक का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा लू लगने की संभावना है। और एक बार परेशानी होती है तो फिर उत्पादन भी कम हो जाता है, पशुओं में परेशानी भी होती है। ये जो लू लग जाएगा तो आप उसमें देखिएगा कि बहुत ज़्यादा वो सांस लेने में उनको कठिनाई होने लगती है। उनको जो ये है टेम्परेचर तो बढ़ ही आता है, आप उसको देखेंगे कि बार बार डायरिया होना शुरू हो जाता है, पतला पैखाना होना शुरू हो जाता है। तो इन सब पर भी आपको अगर
लू लग गई है तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि नहीं लू लगे। आपको इस तरह का चीज़ उनको देना बचाव करके होगा, खास रखना है करके उसमें। पानी जो है उनको प्रचुर मात्रा में पानी देते रहना है, पानी आपको देते रहना है। और अगर लू का प्रकोप जरा भी दिखाई पड़े तो उनको इलेक्ट्रॉल पाउडर, जो हम लोग भी इलेक्ट्रॉल पाउडर लेते हैं, वैसा ही आपको जानवरों को भी इलेक्ट्रल पाउडर देते रहना चाहिए कि उनका जो मिनरल लॉस, बहुत ज़्यादा जो हम लोगों का मिनरल लॉस होता है, वो मिनरल लॉस जो शरीर में जो खनिज लवण की कमी हो जाती है, वो खनिज लवण की कमी को आप उससे दूर कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई इसको खास करके ध्यान रखें कि अभी के दिनों में अगर लू न भी लगी हो तभी भी उनको पानी प्रचुर मात्रा में खूब पिलाना है। संभव हो तो आप उनके लिए घड़े का पानी पिला के रखिए, थोड़ा ठंडा पानी पिलाइए, वो काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल, और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मच्छर और इसका भी प्रकोप होता है। डॉक्टर साहब, जब हम आवास की बात करें तो एक बात आती है कि अक्सर हम देखते हैं कि इस समय मच्छर का प्रकोप होता है, मक्खी का प्रकोप होता है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो धुआं वगैरह कर देते हैं। ये किस तरह से इससे बचाव नहीं, किया जा सकता धुआं है? नहीं कीजिए। अपने घर में धुआं करने से जो नुकसान ये है, है कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो नहीं करना चाहिए। आप जो मच्छर भगाने का जो दूसरा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने घरों को अच्छा से साफ कीजिए। उसको सफाई अगर रखेंगे, उसमें फिनाइल डाल के अगर उसका सफाई करेंगे तो मच्छर और मक्खी का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी बात है कि मच्छर मक्खी का अगर प्रकोप आपको उसके बाद दिखाई पड़ता है तो अपने घर में हम लोग जिस तरीके से ऑल आउट लगाते हैं, उसी तरह से हम लोग फार्म में भी ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, जो कि मच्छर को भगाने का काम करता है। उस तरह की चीज़ भी हम अपने पशुशाला में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसकी सफाई, घर की सफाई जो है वो लगातार करते रहें। हमने कहा कि घर की सफाई भी उतनी ज़रूरी है, वहाँ पर भी आपको पानी का ज़रूरत पड़ेगा। आपको जानवर को कम से कम 2 बार नहलाना है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में अगर 2 बार आप नहलाते हैं जानवर को तो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसान भाई। बिल्कुल, ये तो बात हो गई आवास की। इस समय खान पान में भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जो हम दुधारू पशु रखते हैं उनके लिए खान पान की क्या खास व्यवस्था करें, क्योंकि हरा चारा जो है इस वक्त बहुत कम उपलब्ध हो पाता है जो बाहर चरने जाते हैं, तो उनके लिए क्या खास व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, एक्चुअल बहुत सही चीज़ बताया अभी कि गर्मी के दिनों में ऐसे भी थोड़ी सी भूख कम हो जाती है, और भूख कम हो जाती है तो उनका इंटेक कम हो जाता है। इंटेक कम हो जाता है तो दूध के प्रोडक्शन पर काफ़ी अंतर पड़ता है, दूध का ये उत्पादन काफ़ी कम होने लगता है। तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हरे चारे का व्यवस्था शुरू में ही कर लें। आपने अगर समय पर ही बाजरा और अभी मकई ये सब लगा के रखा हुआ है तो अभी तो काफ़ी अच्छा आपको दिखाई पड़ेगा कि हरा चारा प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। लेकिन आप जो किसान भाई हमारे केवल पुआल खिला के रखते हैं तो पुआल से क्या है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उसको पुआल की मात्रा को बहुत ज़्यादा नहीं ये करें, हरा चारा का निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। और हरा चारा का तो इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि हरा चारा जो है हमारे जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके गर्मी के दिनों में अभी लोबिया है जो कि आप उसको दें। हरा चारा में सबसे बढ़िया है लोबिया है, लोबिया को आप देते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। रिचका जो है वो उसको देते हैं, और बाजरा है वो भी आपके उपलब्ध है। मकई है, मकई भी अभी के दिनों में मिल सकता है, और सालों भर हम लोगों को मिल सकता है अपने दीनानाथ घास है या नेपियर घास है। ये जो लंबे लंबे जो घास होते हैं इसको हम जब लगाते हैं तो ये सालों भर आपको मिलते रहता है। इसको आप अगर अपने किसान भाई अब हरा चारों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो दूध उत्पादन आपका कम हो रहा था वो निश्चित रूप से कम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि मिनरल, बिल्कुल हमने कहा खनिज लवण, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम हरे चारे की बात करते हैं उसके साथ मिनरल कितना महत्वपूर्ण है, बहुत जो जरूरी है। लवण की बात करते हैं, खनिज लवण जो है वो खनिज लवण का बहुत ज़्यादा लॉस है। और खनिज लवण अभी खास करके उसमें पोटासियम की मात्रा, जिस चीज़ में पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है उस तरह की चीज़ों को देना है। तो हमने अभी जो इतना हरा चारा बताया उस हरा चारा में भी मिनरल रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन अगर आप हरा चारा बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं तो आप मिनरल मिक्सचर जो बाज़ार में मिलता है उसको निश्चित रूप से दें। 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप उसको
एक बार खाने के समय में दें, तो फिर जाके उनका मिनरल जो लॉस होता है वो मिनरल लॉस कम होगा। दूसरा आपने बताया कि खाने के समय में अभी आपको खाने के साथ साथ पानी का पूरा व्यवहार करना है। पानी उनको प्रचुर मात्रा में दीजिए, पानी उनको मिलेगा, उसके साथ भी उनको इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, तो उससे भी आपको हमारे जो पशु हैं उनका उत्पादन बना रहता है। तो हमारे किसान भाई एक चीज़ खास करके ध्यान रखें, दोपहर में चराने के लिए आप अपने पशुओं को न निकालें। ये एकदम बिल्कुल आपको परेशानी से बचा देगा। इसको गांठ बांध लीजिए कि 10:30 बजे के बाद से हम नहीं निकालेंगे, उसके पहले हम अपने जानवर को लेकर निश्चित रूप से आ जाएंगे। 4 साढ़े 4 के बाद ही हम फिर उसको अगर निकालना हो तो हम 1-1.5 घंटे के लिए फिर से भेजेंगे। और एक बात डॉक्टर साहब और इसमें हम जोड़ देना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम जब निकालते हैं तो पशु जो होता है उसे प्यास लगती है, तो जहाँ तहाँ का पानी वो पी लेता है, इससे भी बचे, इससे भी कई तरह की संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल 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 आपने सही फरमाया, क्योंकि ये बाहर निकलेगा, उसको प्यास तो लगेगी ही, प्यास लगेगी तो वो कहीं भी जाके वो नाला नाली में भी जाके पानी पीने लगेगा और उससे आप रोक नहीं सकते हैं उसको। इसलिए समय से पानी दें और पानी दीजिए, जितनी जरूरत है उतनी पानी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आप आहार और आवास की व्यवस्था पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपके पशुओं को किसी तरह का रोग नहीं होगा और वो अच्छे रहेंगे। आपके पास जो उत्पादन है वो बरकरार रहेगा, दूध का जो उत्पादन है। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।